हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हिंदी में ISPC चैनल में, जहां आपको मिलते हैं द हिंदू के एडिटोरियल हिंदी में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल, जिसका शीर्षक है राजद्रोह, राज्य के साथ सरकार का अतार्किक समीकरण। दोस्तों यहाँ पे राज्य का अर्थ स्टेट नहीं है, यानी यूपी बिहार इस टाइप के स्टेट्स नहीं है। यहाँ पे राज्य का अर्थ है नेशन, यानी राष्ट्र, यानी इंडिया। तो ये आपके प्रीलिम्स में पॉलिटी से और मेंस में GS पेपर 2 से रिलेटेड है। तो आज का संपादकीय संदर्भ जान लेते हैं। भारत के विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट एक जारी की है, 279th रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि जो भारत की दंड संहिता है, यानी IPC इंडियन पीनल कोड, उसकी धारा 124A उसमें बनाए रखने की सिफारिश की है, जिसमें राजद्रोह का कानून शामिल है। तो यही आज का मुद्दा है। तो संपादकीय प्रसंग है हमारा राजद्रोह कानून, IPC की धारा 124A। तो एक बार इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो कानून है ये कहता है कि यदि कोई सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, जो सरकार द्वारा काम किए गए हैं उनकी आलोचना करेगा या फिर किसी और तरीके से वायलेंस करेगा, तो वो राजद्रोही होगा और इसके लिए दंड की प्रावधान किया गया है। तो राजद्रोह जो है वो गैर जमानती अपराध है और 3 वर्ष से लेकर उम्र कैद तक की इसमें सज़ा हो सकती है। इसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो विधि आयोग जो है उसकी जो सिफारिशें आई हैं वो देख लेते हैं। तो 279th रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट्स जो होती हैं ये आप अपने मेंस के आंसर में मेंशन कीजिएगा। तो इस रिपोर्ट में 124A को और ज़्यादा मजबूत करके बनाए रखने की सिफारिश की गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर इसे बढ़ाए जाने की बात की है और विधि आयोग ने सुझाव दिया है कि कुछ लोग जो अव्यवस्था भड़काने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी कि समाज में आलोचना करके, सरकार की आलोचना करके अव्यवस्था करते हैं और आक्रोश उत्पन्न करते हैं, उन पर राजद्रोह का केस लगाया जाना चाहिए। ये जो कानून है धारा 124A, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये कम से कम 3 साल की कैद और आयोग जो है वो 3 से बढ़ाकर 7 साल की न्यूनतम कैद का प्रावधान करने को कहता है। तो अभी जो है वो 3 साल का प्रावधान है, न्यूनतम जो आयोग की रिपोर्ट आई है उसमें 7 साल करने की सिफारिश की गई है। तो धारा 124A जो है उसे 1870 में भारतीय दंड संहिता यानी IPC में शामिल किया गया था। इसका उद्देश्य ये था, जब ये लाया गया था, जब ये अंग्रेज़ों के ज़माने में लाया गया था, कि जो हम अपनी स्वतंत्रता के लिए बोलते थे और निंदा करते थे सरकार की, ब्रिटिश की, तो उसे जो है उस आवाज़ को दबाने के लिए ब्रिटिशर्स ने ये कानून लाया, जिसकी वजह से जो सरकार के खिलाफ बोलने वाले हैं, उनका विरोध करने वाले हैं, उन्हें कैद में डाल दिया जाता था। तो ये औपनिवेशिक जो ब्रिटिश सरकार थी उसका ये कानून था जो अभी तक की चला आ रहा है। तो राजद्रोह जो है वो सरकार के खिलाफ अपराध है, ना कि देश के खिलाफ। तो ये राजद्रोह जो है वो किसी राष्ट्र के खिलाफ या देश के खिलाफ नहीं है, ये केवल सरकार के खिलाफ जो बोला जाता है उसका अपराध है। ऐसा इस एडिटोरियल में कहा गया है कि राजद्रोह को सरकार से संबंधित ही माना जाना चाहिए, उसे पूरे नेशन, पूरे राष्ट्र के खिलाफ के साथ संबंधित करके ना देखा जाए। तो अपराध जो है वो जो भी सरकार है उसके प्रति जब घृणा की जाती है, अवमानना की जाती है या असंतोष लोगों में भड़काया जाता है, उसका ये अपराध होता है। ये मौखिक या लिखित या सांकेतिक किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वो FB पर लिखा गया कोई पोस्ट हो या ट्विटर का कोई ट्वीट। इसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एक बार देख लेते हैं। तो ब्रिटिश शासन जो था उसके दौरान इसका उपयोग किया गया था। राजद्रोह के कानून को ब्रिटिश काल के दौरान 2 अलग अलग तरीक़ों से लागू किया गया था। सबसे पहला जो है महारानी बनाम बाल गंगाधर तिलक का केस है 1897 का। ये आप अपने मेंस के आंसर में ज़रूर डालना। तो जिसमें कि बॉम्बे कोर्ट में बाल गंगाधर जो तिलक थे उनका एक साप्ताहिक पत्र था केसरी, जिसमें कि वो सरकार के खिलाफ लिखते थे। तो उससे जो है सरकार के प्रति असंतोष व्यक्त करने के रूप में देखा गया। दूसरा केस ये है निहारेंदु दत्त मजूमदार व अन्य बनाम सम्राट। तो इसमें जो
आरोपी मजूमदार था उसको बरी कर दिया गया था। और जो वहाँ के उस समय के मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम है सर मॉरिस गुवायर, उनका कहना था कि सार्वजनिक अव्यवस्था या सार्वजनिक अव्यवस्था की उचित प्रत्याशा या संभावना इस प्रकार अपराध का सार है। तो ये दो तरीकों से किया गया था अपराध। अब ब्रिटिश न्यायालय द्वारा जो कानून की व्याख्या की गई है एक बार वो जान लेते हैं। तो इसे विद्रोह के रूप में देखा गया है। जो सरकार की राजनीतिक घृणा करेगा, उसको आलोचना करेगा, उसे जो है पूरे राष्ट्र के खिलाफ के रूप में मान लिया जाएगा। ऐसा ब्रिटिश सरकार ने परिभाषा दी थी। और ऐसा नहीं है कि हिंसा की ही जाए तभी अपराध माना जाएगा। यदि कोई अव्यवस्था लाता है या लोगों में भड़काने की भावना उत्पन्न करता है तब भी वो अपराध माना जाएगा। तो उस समय की जो प्रीवी काउंसिल थी यानी सर्वोच्च अपीलीय अदालत थी, उसमें तिलक के मामले में, बाल गंगाधर तिलक के मामले में जस्टिस स्ट्रेची द्वारा बताए गए कानून को मंजूरी दी। जो प्रीवी काउंसिल थी उसके द्वारा जो घोषित कानून था वो अंतिम था, जिसमें कहा गया था कि सरकार के प्रति जो भी राजनीतिक द्वेष प्रकट किया जाएगा वो देशद्रोह की श्रेणी में आएगा। अर्थात अगर कोई सरकार के प्रति, उसके कार्यों के प्रति कुछ भी बोलेगा तो वो पूरे राष्ट्र के खिलाफ होगा, ऐसा मान लिया जाएगा। तो आज़ादी के बाद जो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड रहे हैं एक बार वो देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली एडिटोरियल हिंदी में मिलते रहें। तो सबसे पहला केस है 1962 केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो इस केस में ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो लोग हैं उन्हें अपनी बात कहने का हक है, चाहे वो लिख के कहें या मौखिक रूप में कहें। उन्हें सरकार की आलोचना करने का, उनके कामों को पसंद नापसंद करने का पूरा हक है। जब तक कि वो हिंसा नहीं कर रहे हैं तब तक उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे भी वो वायलेंस करेंगे वहाँ पे अपराध माना जाएगा, लेकिन अगर वायलेंस नहीं होती है तो वहाँ पे अपराध नहीं माना जाएगा। दूसरा केस है 1982 पी अल्लवी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो यहाँ पे कोर्ट कहती है कि जो भी नारेबाजी है या सरकार की आलोचना करना है वो राजद्रोह के अंदर नहीं आती है। एक तीसरा केस और है 1995 बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप चाहे जो भी नारेबाजी कर रहे हो, कितनी भी बार कर रहे हो, लेकिन अगर वो पब्लिक को भड़काती नहीं है, पब्लिक का कोई रिएक्शन नहीं आता है और हिंसा नहीं होती है, तब उससे कोई दिक्कत नहीं है और उससे राजद्रोह नहीं माना जाएगा। तो ये वाला केदारनाथ बनाम बिहार राज्य 1962, ये वाला बहुत ही लैंडमार्क केस रहा है। तो इसमें जो है राजद्रोह की संवैधानिकता तय की गई थी, यानी संवैधानिक रूप से राजद्रोह सही है या नहीं वो तय किया गया था। और इसमें कहा गया कि जो राजद्रोह है वो सरकार के खिलाफ है, ना कि राष्ट्र के खिलाफ या भारत के खिलाफ वो नहीं माना जाएगा। वो केवल सरकार के खिलाफ की गई एक प्रतिक्रिया है। और जो अनुच्छेद 19 है उसमें जो हमें बोलने की आज़ादी दी गई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है, उसमें भी कुछ प्रतिबंध लगे हुए हैं, लेकिन जो वो प्रतिबंध हैं उनमें उनकी सही व्याख्या की जानी चाहिए कि कहाँ पे जो है उन जो बोलने की हमें आज़ादी है उस पर प्रतिबंध किस दिशा में लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी बोले लोग और उस पर राजद्रोह कानून थोप दें। तो देशद्रोह जो है वो सरकार के खिलाफ एक अपराध माना गया। और जो कोई भी सरकार के प्रति असंतोष व्यक्त करता है, अगर उसमें हिंसा नहीं होती है कोई भी, तो उस पर सेडिशन या राजद्रोह का केस नहीं लगेगा। अब देशद्रोह से संबंधित कुछ मुद्दे। अनुच्छेद 19 का 1A ये कहता है कि हमें भाषण और अभिव्यक्ति की मौलिक अधिकार दिया गया है, हमें अपनी बोलने की आज़ादी दी गई है, अपनी बात रखने की। और हमारा देश लोकतांत्रिक देश है जहाँ पे लोगों को अपनी सरकार को चुनने की आज़ादी है, और अगर वो गलत है सरकार तो उसे बदलने की भी आज़ादी है। तो सरकार के प्रति असंतोष व्यक्त करना अपराध नहीं हो सकता। इसे अपराध बनाना, अगर इसे अपराध बनाया जाएगा तो फिर ये हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा, क्योंकि हम लोकतंत्र में
अपनी बात नहीं रख पाएंगे। तो हम नागरिकों को बुरी सरकार के प्रति अपना जो है प्रतिक्रिया देने की पूरी स्वतंत्रता है। तो ये जो राजद्रोह की अवधारणा है, ये मौलिक रूप से जो बाल गंगाधर तिलक के समय अवधारणा थी वही है, उससे अलग नहीं है। और अव्यवस्था जो भड़काने की प्रवृत्ति है वो राजद्रोह होगी, लेकिन अगर वायलेंस नहीं होता है तो राजद्रोह नहीं माना जाएगा। तो पहले की व्यवस्था में और अब की व्यवस्था में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया है। जब ये 1870 में लागू हुआ था अंग्रेज़ों के ज़माने में, और अब में सेम ही है, कुछ खास डिफरेंस इस कानून में नहीं आया है। तो एक 2022 का जो रीसेंट केस है SG वोमबार्ट-केरे बनाम भारत संघ 2022, ये जानते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस कानून से संबंधित जो भी कार्रवाई चल रही हैं कोर्ट्स में, उन पर रोक लगा दी जाए और केंद्र सरकार जो है जल्द से जल्द इस कानून की समीक्षा करे, और नए मामलों के जो पंजीकरण थे उन पर रोक लगा दी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी इस कानून के यूज़ करने पे, और सरकार से कहा था कि आप इसकी सही व्याख्या, एकदम क्रिस्टल क्लियर एक व्याख्या, एक परिभाषा दीजिए कि इसमें क्या क्या शामिल है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के ऊपर भी राजद्रोह का केस थोप दिया। तो न्यायालय ने ये जो आदेश दिया था वो अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग को ध्यान में रखते हुए दिया था। आगे बढ़ने का रास्ता यानी वे फॉरवर्ड जान लेते हैं। तो केदारनाथ का जो फैसला आया था वो एक लैंडमार्क जजमेंट था, जिसमें कि कानून को हल्का तो नहीं किया गया, लेकिन उसकी थोड़ी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की थी। तो जब इस कानून को ख़त्म करने की मांग की जा रही है, इसमें दूसरी तरफ हम देखते हैं जो लॉ कमीशन है, विधि आयोग, वो इसमें दंड वृद्धि की सिफारिश करता है। आयोग जो है एक ऐसे कानून को बढ़ाने की बात करता है जहाँ पे उसकी जो परिभाषा है अभी वही ठीक से नहीं आई है। तो राजद्रोह कानून में जो परिभाषा है सबसे पहले उसे ठीक किया जाना चाहिए, और जो विधि आयोग है उसे दोबारा से इसका अपनी रिपोर्ट को पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए, और राजद्रोह की जो परिभाषा है उसे पूरा क्रिस्टल क्लियर जब सरकार घोषित कर देगी उसके हिसाब से ही केस को लिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मनमाने रूप से किसी पर भी थोप दिया। तो ये जो हमारा अनुच्छेद 19 है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो हमें अपनी बात रखने की आज़ादी देता है, उसको भंग नहीं किया जाना चाहिए। ये हमारे मौलिक अधिकार हैं, तो उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। अभ्यास के लिए एक प्रश्न जान लेते हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किस आधार पर जनप्रतिनिधि को अयोग्य ठहराया जा सकता है? ऐसे व्यक्ति को उसकी अयोग्यता के विरुद्ध उपलब्ध उपायों का भी उल्लेख करें। यूपीएससी 2019 का ये क्वेश्चन है, 200 शब्द में लिखकर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।